वेलकम टू दिस यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इस लेक्चर में हम क्लाइमेटिक जोन्स और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स से। किसी भी प्लैनेट को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। लैटिट्यूड एक जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट है जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं, और ये हमारे प्लैनेट का नॉर्थ और साउथ पोजीशंस को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है इक्वेटर, जो हमारे प्लैनेट को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहा है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर पर कोई सीजनैलिटी अपीयर नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का क्लाइमेट सेम ही रहता है, यहाँ विंटर या समर नहीं आते। लेकिन इक्वेटर से जब हम दूर जाने लगते हैं, इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे, तो यहाँ पर सीजनैलिटी अपीयर होने लगती है। उसका रीज़न हम अभी देखते हैं क्या है। जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। तो हमारी अर्थ जिस एक्सिस पर रोटेट कर रही है उस एक्सिस पर हमारी अर्थ की पोजीशन बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, ये थोड़ी टिल्टेड है। अर्थ के एक्सिस में थोड़ा सा झुकाव है जो कि 23.5 डिग्री एंगल का है। इस टिल्ट की वजह से ये जो हमारी अर्थ एक्सिस पर थोड़ी टेढ़ी पोजीशन है इसकी वजह से हमारे अर्थ पर बहुत सारे सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि सीज़न का जो बड़ा रीज़न है सीजनैलिटी अपीयर होने का, विंटर और समर का रीज़न ये है कि जब हमारी अर्थ सन के पास होगी तो वहाँ जो है समर होगा, और सन से दूर होगी तो विंटर। ये रीज़न नहीं है, ये रीज़न गलत है, ये एक मिसकंसेप्शन है। जो इसका मेन रीज़न वो है कि अर्थ का एक्सिस टिल्ट है, अर्थ का एक्सिस टेढ़ा है। देखते हैं हम कैसे। दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में हमारी अर्थ जो है वो सन के इस साइड लाई कर रही है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो हमारी जो सन रेज है ये इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर तक। ये साउथर्न हेमिस्फेयर में अच्छी तरह पहुँच पा रही हैं। तो इसकी वजह से नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होंगी और साउथर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, समर्स होंगी। जब हमारी अर्थ इस साइड आई जुलाई, जून या अगस्त के महीने में, तो हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में तो पूरी सनलाइट आ रही है, डायरेक्टली मिल पा रही है, लेकिन अब साउथर्न हेमिस्फेयर को नहीं मिल पा रही। तो इसकी वजह से अब साउथर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगी और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में समर होगी। ये हमें प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है। दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में नॉर्थ अमेरिका में या नॉर्थ इंडिया में हमें विंटर्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इन्हीं मंथ्स में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमें समर देखने के लिए मिलती हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गर्मी होती है। उसका यही रीज़न है क्योंकि इस मंथ में साउदर्न हेमिस्फेयर में पूरी सनलाइट जा रही है और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में कम जा रही है। इसका ये रीज़न है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साउदर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ इंडिया ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाया करता है। तो इसका रीज़न ये हो गया। जैसा कि अभी हमने कहा था कि इक्वेटर पर थ्रू आउट द ईयर सीज़न सेम रहता है, विंटर या समर अपीयर नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि हम देख रहे हैं अर्थ जब इस साइड है और इस साइड है, यानी दिसंबर के महीने में या जून के महीने में, दोनों में ही इक्वेटर पर जो सनलाइट आ रही है वो 90 डिग्री पर आ रही है, वो सेम ही आ रही है, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस हो ही नहीं रही हैं। तो इसकी वजह से इक्वेटर पर जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं रहता, वहाँ कोई सीजनैलिटी अपीयर नहीं होती, थ्रू आउट द ईयर सेम सीज़न रहता है। जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाते हैं तो सीजनैलिटी अपीयर होने लगती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स बनने लगते हैं। जितनी भी ज़्यादा सनलाइट रीजन्स को, अर्थ के इन रीजन्स को मिल रही है, उसी के बेसिस पर ये क्लाइमेटिक जोन्स फॉर्म होते हैं। तो पहला जो क्लाइमेटिक जोन है वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे, ये है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में सनलाइट जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में सनलाइट ट्रॉपिकल जोन में जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं आसपास में, उनमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ बहुत सारे क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी मॉइस्ट रहता है। ज़्यादा सनलाइट मिलने की वजह से यहाँ के प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो यहाँ हमें बहुत सारे फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, ये सब ट्रॉपिकल जोन्स में ही लाया करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी भी ट्रॉपिकल जोन्स में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। सीज़न की बात करें तो यहाँ सीज़न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन आती हैं। और मॉनसून सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रोमिनेंट है। मॉनसून जो सीज़न है वो ट्रॉपिकल जोन से ही शुरू होता है। ट्रॉपिकल जोन के बाद शुरू होता है सब ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर सनलाइट भी बहुत अच्छे अमाउंट में ही मिलती है, लेकिन यहाँ मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं होता। ट्रॉपिकल जोन्स जितना मॉइस्चर यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पर जो समर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड समर होती हैं यहाँ। और यहाँ विंटर्स भी देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में बहुत ही वार्म समर्स होती हैं, ज़्यादा हार्श समर्स नहीं होती। और विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं टेम्परेट जोन में, जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा विंटर होती है, स्नोफॉल भी यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। इसके बाद आता है आर्कटिक और पोलर जोन। यहाँ पर रशिया के नॉर्थर्न पार्ट्स, कनाडा के नॉर्थर्न पार्ट्स, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका, साउथर्न हेमिस्फेयर में ये वाले जोन लाई करते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। ग्लेशियर्स यहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी मेल्ट होते जा रहे हैं। तो ये आर्कटिक और पोलर जोन होता है। तो ये डिफरेंट अमाउंट में जो सनलाइट मिल रही है हमारी अर्थ को, इसके बेसिस पर ये इतने टाइप्स के क्लाइमेटिक जोन्स फॉर्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं बायोम्स पर। बायोम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बायोम्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का वेजिटेशन होता है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक टाइप की फौना होती है, और एक क्लाइमेटिक जोन के अंदर ये रीजन्स लाया करते हैं, इन्हें हम बायोम्स कहते हैं। तो बायोम्स के बनने का जो मेजर रीज़न है ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके मेजर 2 रीज़न है। पहला रीज़न है जो हमारा प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन, लेकिन सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है, रोटेट अपनी ओन एक्सिस पर करता है। तो ये रॉन्ग है। तो हमारी अर्थ की रोटेशन और जो उसका एक्सिस टिल्ट है, इसकी वजह से एनुअली टेम्परेचर में बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। टेम्परेचर बदलता रहता है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में। एक तो रीज़न ये हो गया बायोम के फॉर्मेशन का। दूसरा एनुअल वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वो होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो हमारी वाटर वेपर्स होती हैं, वो जब एटमॉस्फेयर से लैंड पर गिरती हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जो वो कंडेंस होकर लैंड पर गिरती हैं। टेम्परेट जोन्स में और सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जोन्स में जो बारिश होती है मॉनसून में, वो एक प्रेसिपिटेशन ही है। जबकि टेम्परेट जोन में विंटर्स में और जो नॉर्थर्न या साउथर्न हेमिस्फेयर्स के जो पार्ट है वहाँ पर स्नोफॉल भी गिरती है, ये भी प्रेसिपिटेशन है। ये भी कंडेंस वाटर के कंडेंसेशन का ही एक प्रोडक्ट है। तो स्नो और रेन दोनों इंक्लूड होता है प्रेसिपिटेशन में। तो इन दोनों के बेसिस पर मेजर टाइप के बायोम्स जो हैं हमारे अर्थ के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। अब उन बायोम्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला बायोम्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत वार्म होते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में लाया कर रहे हैं, और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा यहाँ देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ के प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ होता है और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा गया है क्योंकि ये जो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, जैसे कि ऑटम में टेम्परेट जोन के प्लांट्स जो है अपनी लीव्स शेड करते हैं पतझड़ के मौसम में। यहाँ पे ये पतझड़ देखने को लिए नहीं मिलता, ये थ्रू आउट द ईयर सेम रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन भी कहा गया है। इसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट। ये आउटर ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन्स में, और ट्रॉपिकल जोन्स के जो आउटर पार्ट्स हैं यहाँ पर ये वाले जो बायोम्स हैं ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ड्रॉट देखने के लिए मिलता है, यहाँ मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं होता, और ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पर जो प्लांट्स हैं ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं समर ड्राई सीजन्स की वजह से, जिससे कि ये इवेपोरेशन लॉस से प्लांट को बचा सकें।
क्योंकि जब इन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ड्रॉट हो जाएगा तो यहाँ की जो लीव्स हैं उनमें से प्लांट के अंदर प्रेजेंट सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगेगा, तो प्लांट्स मर जाएगा। तो ये एक एडेप्टेशन है कि ये अपनी लीव्स शेड कर देते हैं इस ड्राई सीज़न में, जिसकी वजह से इनके अंदर का जो वाटर है वो इनके अंदर ये रिटेन कर पाए उसे। तो ये है ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट। इसके बाद आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ये टेम्परेट जोन्स में लाया करते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं। एक है टेम्परेट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, जिन्हें हम टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरे हैं टेम्परेट निडल लीफ फॉरेस्ट, इन्हें हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट या टाइगा भी कहते हैं। जो टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है यानी टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट है, डिसीडुअस ये इसलिए है क्योंकि ये अपनी लीव्स को ये भी शेड करते हैं। ये पाए जाते हैं माइल्ड कोल्ड एरियाज़ में, यानी जो ठंडे एरियाज़ हैं, जो ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, माइल्ड कोल्ड है वहाँ, उन एरियाज़ में पाए जाते हैं। यूरोप में काफ़ी अच्छे से फैले हुए हैं। ये अपनी लीव्स ड्रॉप कर देते हैं विंटर सीज़न में। विंटर्स को सरवाइव करने के लिए ये अपनी ड्रॉप कर देते हैं लीव्स को, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये ऑटम सीज़न में अपनी लीव्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद विंटर सीज़न आता है तो ये कुछ इस टाइप के हमें दिखने लगते हैं। फिर आता है टेम्परेट निडल लीफ फॉरेस्ट या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और ये कोल्ड क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अडेप्टेड हैं। इन्होंने अडेप्टेशंस इनके अंदर हैं कोल्ड क्लाइमेट में रहने की। ये एवरग्रीन स्पीशीज़ होती हैं। ये अपनी लीव्स शेड नहीं करते क्योंकि इनके पास अडेप्टेशन है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में सर्वाइव करने का, और ये जो ज़्यादा ही कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ये इस टाइप के अपीयर होते हैं समर्स में, और विंटर में ये इस टाइप के होते हैं। दूसरे टाइप का बायोम है ग्रासलैंड्स। यहाँ 60 to 90% ग्रासेस ही होती हैं इन रीजन्स में, और कुछ लेग्यूम्स जैसी हर्ब्स भी यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। ग्रासलैंड्स जो है वो अर्थ का सबसे बड़ा बायोम है। अर्थ का 31 to 43% पार्ट बायोम्स जो है वो ग्रासलैंड्स ही हैं, और ये सभी क्लाइमेटिक जोन्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, सभी टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है ये भी एक टाइप का ग्रासलैंड्स ही है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बायोम है सवाना। इसमें एक बहुत ही घास फैली हुई होती है रीजन्स में, बहुत ही कोर्स ग्रास होती है, सूखी घास, और उसमें बहुत सारे जगह जगह पर कहीं कहीं पर बहुत सारा स्पेस छोड़ छोड़कर कुछ ट्रीज़ देखने के लिए मिल सकते हैं और श्रब्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में जो सवाना है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से बना। इंडिया में जो सवाना पाया जाता है वो एंथ्रोपोजेनिक है। तो इसमें ये इस वजह से हुआ कि जब ग्रेजिंग कंटिन्यू हुई, जो एनिमल्स हैं काऊ एंड शीप जैसे एनिमल जिनसे हम मिल्क लेते हैं, ये वाले एनिमल्स कंटिन्यूसली ग्रेजिंग करते रहे, वहाँ के वेजिटेशन को खाते रहे, और ओकेजनल फायर्स भी होती हैं, कभी कभी आग भी लग जाती हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जब हम ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, वहाँ की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं वहाँ से, तो यहाँ सवाना बन जाता है जहाँ पे कोई वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आते हैं टंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा लो होता है इन रीजन्स का कि वहाँ ट्री की ग्रोथ हो ही नहीं पाती, यहाँ हमें ट्रीज़ देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, मॉस देखने के लिए मिलती है, ग्रासेस देखने के लिए मिलते हैं, और लाइकेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के रीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये परमाफ्रोस्ट होते हैं, यानी कि सब सॉइल जो है, सॉइल के नीचे वाली लेयर जो है ये यहाँ की फ्रोज़न रहती है, बर्फ़ जमा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा बायोम है डेजर्ट। डेजर्ट को हम वैसे जानते ही हैं, ये एक बैरन लैंड है जहाँ कोई भी वेजिटेशन देखने के लिए नहीं मिलता, और जो लिविंग कंडीशन है प्लांट्स और एनिमल्स की वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, यहाँ वाटर मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ के प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की एडेप्टेशंस शो करते हैं यहाँ सरवाइव करने के लिए। तो अब हमने सभी टाइप्स के जो बायोम्स हैं उन्हें पढ़ लिया। अब हम इन बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से हम इस ग्राफ को अब पढ़ते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं डेजर्ट से। डेजर्ट में हम देख रहे हैं मीन एनुअल टेम्परेचर जो है वो लाई करता है
5 से लेके 22 या 23 डिग्री सेल्सियस तक। अब आप कहेंगे कि तो हॉट होते हैं, तो ये टेम्परेचर 5 में मतलब इतना कम कैसे जा सकता है। तो डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल जैसे गोबी डेजर्ट हो गया तिब्बत का, और जो हॉट डेजर्ट हैं वो जैसे सहारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट वही है, और इंडिया का थार डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट्स है। तो यहाँ का टेम्परेचर 5 से 22 या 23 तक डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि यहाँ रेन या स्नो जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी देखिए कम जा रहा है। यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है। तो ये डेजर्ट का देख लिया। इसके बाद आते हैं ग्रासलैंड्स। इसका भी टेम्परेचर वेरी करता है, क्योंकि ग्रासलैंड हमें पता है सभी टाइप के रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये 0 से थोड़ा ऊपर 1 से लेके स्टार्ट करके 25 तक जा सकता है यहाँ का टेम्परेचर। और प्रेसिपिटेशन यहाँ 50 से 100 के बीच में लाई कर रहा है ग्रासलैंड्स का। फिर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम देखते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ देखते हैं हम कि प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, 400 मैक्सिमम 400 से भी एक्स्ट्रा दिखा रहा है इसमें ग्राफ में, और 150 या 400 के बीच में ही इसका प्रेसिपिटेशन लाई कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा है। और टेम्परेचर में ये है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के ही बीच में है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मॉइस्ट रहता है, ये भी हमने पढ़ा है। अब आया टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 23 या 22 तक जा सकता है यहाँ का टेम्परेचर, जैसा कि यूरोप में नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। और प्रेसिपिटेशन भी यहाँ का 200 से लेकर जो है 50 या 60 के बीच में ही लाई कर रहा है प्रेसिपिटेशन। फिर आते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये हमने जैसे कि पढ़ा था बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस में भी जा रहा है यहाँ का टेम्परेचर, 0 से भी नीचे, और 10 to 12 या 14 डिग्री सेल्सियस तक ही मैक्सिमम यहाँ का टेम्परेचर पहुँच रहा है कोनिफेरस फॉरेस्ट का। और यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि यहाँ पर हम स्नो की बात करेंगे क्योंकि कोल्ड रीजन्स में है, एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स में, ये स्टार्ट हो रहा है 50 से लेकर 240 या 30 के बीच में यहाँ का प्रेसिपिटेशन है। फिर आते हैं आर्कटिक एंड एल्पाइन टंड्रा। यहाँ का टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम है, कोनिफेरस से भी कम। यहाँ पर ही बहुत सारे टंड्रा लाया करते हैं, जैसे कि अभी हमने टंड्रा के बारे में पढ़ा था कि बहुत ही कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर ट्री ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ का टेम्परेचर हम देख रहे हैं -10 से लेके 0 तक ही जा पा रहा है, तो इतना कम यहाँ टेम्परेचर है। सब सॉइल जो है वो यहाँ की फ्रोज़न रहती है, सॉइल के नीचे बर्फ़ यहाँ रहती है जमी हुई लेयर। और प्रेसिपिटेशन भी यहाँ का काफ़ी कम है, 120 या 110 से मैक्सिमम जा रहा है, और 50-60 से थोड़ा कम सेंटीमीटर में जो ये एनुअल प्रेसिपिटेशन है। तो ये हमने इन सभी टाइप्स के बायोम्स को पढ़ लिया है इस ग्राफ के थ्रू भी। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कौन से मेजर बायोम्स हैं, इंडिया में किस टाइप के बायोम्स पाए जाते हैं। तो ब्रॉडली हम बात करें तो इंडिया में 4 टाइप के बायोम पाए जाते हैं। एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरे डेजर्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड सी कोस्ट, यानी सी के जो कोस्टल रीजन्स जो है इंडिया की, समुद्र के छोर पर किस टाइप के बायोम्स पाए जाते हैं। तो अब हम इस मैप के थ्रू समझेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है, जैसा कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। वेस्टर्न घाट्स हमारे केरला, तमिलनाडु स्टेट जो है, इसके बाद कर्नाटका और महाराष्ट्र, गोवा तक वेस्टर्न घाट्स हमारे प्रेजेंट हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, यहाँ पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो इसके बाद जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, असम के रीजन्स में, और नॉर्थ ईस्ट की बाकी जो स्टेट हैं, मेघालय और मिज़ोरम, ये सारी स्टेट्स में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में फैले हुए हैं। इसके बाद जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये हमारी जो सब ट्रॉपिकल जोन में आने वाली जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन स्टेट में जो फॉरेस्ट हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद जो डेजर्ट है, वो डेजर्ट हमारा सबसे प्रोमिनेंट जो इंडिया में डेजर्ट है वो है राजस्थान का थार डेजर्ट। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही प्रेजेंट है, एक नेचुरल बॉर्डर की तरह भी काम करता है।
तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है थार डेज़र्ट। तो ये इंडिया का डेज़र्ट हो गया। बाकी जो कोस्टल एरियाज़ की हम बात करें, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो बहुत सारे इकोसिस्टम का कॉम्बिनेशन है। मैंग्रोव्स वहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो, और यहाँ पर बीच भी हैं इंडिया की कोस्ट पर, आइलैंड्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं और पथरीले शोर्स भी हैं, रॉकी शोर्स भी पाए जाते हैं। तो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पर जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं बायोम्स, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो सकते हैं, लगून्स और मार्शेस और बीच, ये सब ज़्यादा देखने के लिए ईस्ट कोस्ट पर मिलते हैं। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कोरल लीव्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। गुजरात के सी कोस्ट पर, तमिलनाडु के सी कोस्ट पर, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कोरल लीव्स देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हो गए इंडिया के मेजर बायोम्स।